मान लीजिए अभी हम कोई एक सामाजिक समस्या में आरक्षण जैसे ले लें, आप में से ठीक ठाक संख्या में ऐसे लोग होंगे जो मानते होंगे कि आरक्षण गलत है, और उतनी ही संख्या में शायद ऐसे लोग भी होंगे जो मानते होंगे आरक्षण सही है। पूछ ही लूं आप लोगों से, तो बताइए आप में से कितने लोग मानते हैं कि आरक्षण गलत व्यवस्था है, नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़ा करें। संकोच नहीं करना, निबंध की वर्कशॉप में संकोच एकदम नहीं करना, खुल के अपना हाथ खड़ा करना है। देखिए 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया तो फिर नीचे कर लिया, अब एक ने हाथ खड़ा किया, 2, गुड। आप है कि नहीं है? ठीक, 3। एक व्यक्ति पीछे से ऐसे कर रहा है सिर्फ। और कितने लोगों का मानना है कि आरक्षण सही है? अरे बाप रे बाप, 50% के आसपास का मानना है कि आरक्षण सही है। गुड। आप में से कितने लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है, कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है? ऐसे लोगों की संख्या लगभग 30-40% के आसपास है। ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब आपके विचार आपके हितों से स्वतंत्र हो पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये भी आप समझ रहे होंगे कि अगर हम निबंध कहें आरक्षण, क्या आरक्षण ने भारत के विकास में भूमिका निभाई है, ये मान लीजिए टॉपिक निबंध का है। इस पर कुछ लोग इससे समर्थन में लिखेंगे, कुछ लोग विरोध में लिखेंगे, लेकिन दोनों लोग जब लिखेंगे तो बहुत ठोस तर्क देंगे, और ठोस तर्क पढ़ के आपको एक बार लगेगा जरूर कि बात में वजन तो है भाई, दम तो है, क्या लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी व्यक्तियों में अंतर दिख रहा है, किंतु यहां जो व्यक्ति में अंतर दिख रहा है वो कौन सा अंतर दिख रहा है? वो उनके विचारों का अंतर है, न कि ये अंतर है कि एक बार तो हमने ये कर दिया था, एक बार तो हमने वो कर दिया था, एक बार तो मधुमक्खी का छत्ता हम उठा के अपने साथ ले गए थे। इस तरह की बात नहीं कर रहा कोई, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा विचार है कि आरक्षण गलत है, आप सही मानते होंगे, मेरे ये तर्क हैं, आप इन तर्कों को खारिज कर दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। तार्किक, विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक, बौद्धिक, वस्तुपरक, और इसलिए इसको कहते हैं कि आत्मनिष्ठ नहीं होता है, इसमें आत्मनिष्ठता बहुत कम, नहीं के बराबर है। और ऐसे निबंधों को आमतौर पर हम कहते हैं कि ये वस्तुनिष्ठता के ज्यादा निकट होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिविटी के ज्यादा निकट होते हैं। तो 2 प्रकार के निबंध अपने दिमाग में शुरू से रखिए, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि यूपीएससी आपसे दोनों प्रकार का निबंध लिखवाने के पीछे पड़ी हुई है आजकल। वो चाहती है कि आप दोनों प्रकार के निबंध लेखन में सक्षम हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मोटी मोटी बात, निबंध 2 प्रकार के हैं, एक जिसमें क्रिएटिविटी ज्यादा काम आती है और एक जिसमें बुद्धि ज्यादा काम आती है। भाषा दोनों में काम आती है, भाषा अगर आपकी अच्छी है तो दोनों में आपको फायदा मिलेगा, पर वो हम देखते कैसे मिलेगा। इसी बात को बेस बनाकर अगर मैं यूपीएससी के टॉपिक्स की बात करूं, अच्छा जो सेकंड टाइप के निबंध हैं बेकन की परंपरा वाले, यदि आपको हिंदी में कोई निबंध पढ़ने का मन हो तो हिंदी में एक बहुत खतरनाक किस्म के आदमी हुए हैं, उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। उनके निबंध के बारे में ठीक वही विचार हैं जो बेकन के विचार हैं, मतलब ऐसा लगता है कि बेकन ने जो बातें कही वही बात वो भी कह रहे हैं। शुक्ल जी का निबंध आप लोग ना ही पढ़ें, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। हिंदी साहित्य के लोग पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, उसके बाद 3 दिन कोमा में रहते हैं, फिर लौट के आते हैं, इस तरह से। क्योंकि 1930, 25-30 के दौर के निबंध है, उस समय की भाषा बड़ी क्लिष्ट है और उस समय की गति अलग है जो आज की गति से मैच नहीं करती है। निबंधकार तो बहुत शानदार है, कहने वाले कहते हैं कि हिंदी में आज तक वैसा निबंधकार नहीं हुआ, बात भी सही है, पर वो किस सेंस में कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी में वैसा निबंधकार बहुत महान निबंधकार है, लेकिन इतने महान है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन हाँ महान तो है। आपको पढ़ना हो ना तो इस कैटेगरी में एक निबंधकार है प्रेमचंद, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये बहुत बड़े कलाकार थे, पेंटिंग करते थे, संगीतकार थे, क्या थे, कुछ तो कार थे, कौन से कार थे? उपन्यास, हाँ कार थे ना, देखा ना, उपन्यासकार थे, उपन्यासकार थे। उनका एक उपन्यास आपने नाम सुना ही होगा, है ना, पढ़ा नहीं होगा? पढ़ा भी है, गुड। तो हिंदी के उपन्यासों के सबसे बड़े सम्राट, हिंदी में उपन्यास सम्राट 2 प्रकार के हैं, एक जो रेलवे स्टेशन की दुकानों के सम्राट हैं, उनका नाम है सुरेंद्र मोहन पाठक। आजकल पहली बार उनको साहित्य में सम्मान मिलना शुरू हो गया है, आजकल वो सेमिनार्स में दिख जाते हैं, पहले सम्मान नहीं मिलता था। और जो एकेडमिक दुनिया के उपन्यास हैं उनके जो सम्राट माने गए हैं वह प्रेमचंद।
तो प्रेमचंद का कोई, जैसे प्रेमचंद का एक निबंध हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, साहित्य का उद्देश्य। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम देना है ना, तो उत्तर प्रदेश में तो इस पर निबंध भी पूछ लेते हैं। अदरवाइज भी आप गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य, वो तुरंत आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। आपको केवल उसका स्टाइल समझना है, ऐसा नहीं कि आप वैसा लिखें। आप केवल ये देखिए कि कैसे कोई निबंध तार्किक या विश्लेषणात्मक ढांचे पर लिखा जाता है, सिर्फ इतना देखिए। और यदि आपको एक और निबंध अच्छा सा देखना हो, उसकी बस थोड़ी अप्रोच हटा देना। निबंध लिखते हुए ये भी समझना बहुत मुश्किल नहीं होता कि आपकी विचारधारा किस तरह की, आपका एंटीना किस तरफ झुका हुआ है। देखिए, एंटीना एकदम केंद्र में हो ऐसा किसी का नहीं होता है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। आप जानते हैं कि लेफ्ट राइट क्या होता है ना, वामपंथ और दामपंथ, दक्षिण पंथ। तो जो कहे भूख, गरीबी, बेरोजगारी, जहालत, ये सब समस्याएं हैं। आजादी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बेरोजगारी दूर करो, भत्ता दो, ये वो, जो ऐसी बात करे उसको बोलते हैं लेफ्टिस्ट व्यक्ति है। वो लेफ्ट की बात है। जो आर्थिक मुद्दों पर, बराबरी के मुद्दों पर ज्यादा बल देता है, और जो बल दे संस्कृति, सभ्यता, भाषा, इन सब चीजों पर, उसको बोलते हैं राइटिस्ट आदमी। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा झंडा, हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगीत, हमारा रंग, हमारा मजहब, ये सब बातें, उसको बोलेंगे राइटिस्ट व्यक्ति है। ठीक है। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं झुके ही होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हम में से कुछ लोग यहां खड़े हुए हैं। जो यहां खड़ा है उसमें से एक का नाम था ओसामा बिन लादेन। वो घोर राइटिस्ट था। उसको एक ही बात समझ में आती थी कि दुनिया भर में मुसलमानों का राज होना चाहिए, बाकी सबको खत्म कर देना चाहिए। ठीक, ऐसे लोग केवल एक ही धर्म में पाए जाते हैं और धर्मों में पाए जाते हैं, हर धर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। तो आप राज ठाकरे टाइप लोगों को इसके आसपास कहीं सेट कर लीजिए, प्रवीण तोगड़िया को आसपास सेट कर लीजिए कहीं। और कुछ लोग इस तरफ हैं, एकदम इधर इधर गिरने वाले हैं, लगभग चरम जो लेफ्टिस्ट होते हैं, जो नक्सलवाद का समर्थन करेंगे, नक्सली हो जाएंगे, उस तरह के लोग कि आज़ादी के लिए, बराबरी के लिए हथियार उठाएंगे। हम भारत राष्ट्र को नहीं मानते, हम भारत को खारिज करते हैं। जैसे मैंने कहा भारत राष्ट्र को नहीं मानते, टिफिन गिर गया, देखिए पीछे। ये दक्षिणपंथी व्यक्ति है, उसकी बोतल भी दक्षिणपंथी है, उससे सहा नहीं गया कि ऐसी बात कैसे क्लास में हो गई। तो इस बोतल को बोलेंगे दक्षिणपंथी बोतल है। बोतल भी विचारशील है। शराबी फिल्म में गीत है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो बोतल भी विचारशील वस्तु है। उस फिल्म में पहली बार बताया गया था। ये हिंदी सिनेमा में ही ऐसा हो सकता है। तो ऐसे अगर आपको लोग देखने में भारत में, तो जैसे चारू मजूमदार का नाम सुना होगा आपने। चारू मजूमदार थे, चरम लेफ्ट वाले आदमी थे। राइट का कुछ रत्ती भर उनको ठीक ना लगे। EMS नंबूद्रीपाद थे, केरल के मुख्यमंत्री हुए, वो उस तरह के व्यक्ति थे। वो सब लेफ्ट के लोग हैं। हम सब क्या हैं, ढीले ढाले लुंज पुंज किस्म के लोग हैं। थोड़ा इधर सरक लिए, थोड़ा उधर सरक लिए, जहां सुविधा मिली। जैसे बीजेपी अगर कहेगी कि UPSC में अटेम्प्ट बढ़ा देंगे तो आप राइटिस्ट हो जाएंगे तुरंत, सारे के सारे। कहेगी अटेम्प्ट कम करेंगे आप लेफ्टिस्ट हो जाएंगे तुरंत से खिलाफ, ऐसी की तैसी, तो हम लेफ्टिस्ट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग आमतौर पर, जैसे सेंटर मान लीजिए, हम लोग आमतौर पर सेंट्रिस्ट लोग हैं। और UPSC की पढ़ाई का एक फायदा तो है ही, आप जहां से भी आएंगे आप सड़क सड़क के सेंटर में पहुंच जाएंगे अपने आप। ये UPSC की तैयारी का एक खास फायदा है, जो मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखा। क्योंकि मैं यहाँ से शुरू करके जंप लगा के वहां चला गया था, फिर यहाँ से मैं धीरे धीरे यहाँ पहुंच गया हूँ। और इसमें UPSC के अध्ययन और अध्यापन की बड़ी भूमिका रही। तो आजकल 3 नई टर्म्स हैं, एक है सेंट्रिस्ट, एक है सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट। तो अगर आप केंद्र में रहते हैं लेकिन थोड़ा सा रुझान इस तरफ है, तो आप सेंटर राइट में हैं। आप कह रहे हैं नहीं ठीक है, बराबरी हो, हाँ न्याय हो, गरीबों को महत्व मिले, हाँ सारी स्कीम ठीक है, लेकिन मंदिर तो बनना चाहिए। अगर इस तरह का व्यक्ति मिले आपको जो ऐसी ऐसी बात करे, कुछ सब बातें मान ले, एक आध बातें बोले नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तो वो क्या है, सेंटर राइट है। तो सेंटर लेफ्ट वाला है जो सारी बात सेंटर की करेगा, लेकिन एक आध बात लेफ्ट के पक्ष में कहेगा। किंतु नक्सलियों को ऐसे तो खारिज नहीं कर सकते, उनका महत्व समझना पड़ेगा आपको। तो आप समझ जाइए कि सेंटर में है किंतु लेफ्ट में है।
अब निबंध में आपकी विचारधारा खुल के सामने आ जाती है, एक निबंध में, एक एथिक्स में। जीएस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बाकी पेपर्स में। जैसे कोई पूछे कि मानसून भारत में कैसे आता है, उसमें लेफ्ट और राइट आता ही नहीं है, तो मानसून अपने रास्ते से आता है, आपको बता सकते हैं, उसमें दिक्कत ज्यादा नहीं आती है। मतलब किसी भी खंड में दिक्कत ज्यादा नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे उत्तर हैं, ऑब्जेक्टिविटी आंसर्स में। लेकिन निबंध लेखन में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी विचारधारा लगभग स्पष्ट हो ही जाएगी, और यदि आपकी विचारधारा किसी भी पक्ष में एक्सट्रीम तक जाती है तो ये आपके लिए घातक होगा, इसकी संभावना ज्यादा है। ये बहुत फायदेमंद भी हो सकता है, पर तुक्के की बात है। 100 में से 95 संभावनाएं हैं कि घातक होगा, 5 संभावनाएं हैं कि बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने घोर सांप्रदायिक तरीके से लिखा और वैसा ही व्यक्ति पेपर चेक करने आ गया, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सूर बने हमारा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज्यादा संभावना है कि कोई भी समझदार परीक्षक इस बात के लिए बख्शेगा नहीं आपको कि आपने इतना अतिवादी या उग्रवादी तरीके से निबंध क्यों लिखा। तो एक अप्रोच हम जो शुरू से लेके चलेंगे, हम लगभग इस इलाके में रहेंगे। इलाका समझे, सेंटर में, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट चलेगा, भाषा की विनम्रता का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा राइटिस्ट होने में दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लेफ्टिस्ट होने में दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ऐसा जो लोकतंत्र की भावनाओं के साथ मैच करता हो। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि आप एक निबंध पढ़ना चाहें यहां पर भी, तो एक निबंध और पढ़ लीजिए, और लिखने वाले का नाम है गुलाब राय। बहुत प्यारे लेखक हैं, इनको प्यार से बाबू गुलाब राय कहते हैं, ठीक है। इनका एक निबंध है भारतीय संस्कृति, ये भी आपको नेट पे आराम से मिल जाएगा। इनसे आपको सिर्फ ये समझना है कि कैसे विश्लेषणात्मक निबंध में हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जहां जहां मुश्किल लगे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। और कोटेशंस का इस्तेमाल कैसे निबंध में करते हैं वो समझना हो तो ये निबंध एक अच्छा सैंपल हमारे पास है। तो मैंने आपको 4-5 सैंपल्स बता दिए निबंधों के, आप उनको थोड़ा सा पढ़ें। इनमें से किस पर ज्यादा जोर देना है, अभी हम टॉपिक्स का विश्लेषण करेंगे तो समझ में आएगा। जी जी जी, बोलिए बोलिए, कौन कौन है, कहाँ है? हाँ बोलिए। कूल, अरे मुझे लगा निबंध पर कोई गंभीर प्रश्न आने वाला है। इन्होंने कहा कूलिंग बहुत ज्यादा है, देखिए। ओहो, ध्यान नहीं दे, एक बंद करो भाई, ऐसी बंद कर दो, कोई बात नहीं, कूलिंग ज्यादा है तो बंद कर दो। मैं बड़ी उम्मीद में आ गया था कि कुछ बहुत जबरदस्त शास्त्रार्थ होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं। अब यूपीएससी में जो निबंध आ रहे हैं ना, ये तो बेसिक डिवीजन है। हम यूपीएससी के निबंधों को अगर बांटना चाहें या क्लासिफिकेशन करना चाहें, जैसा निबंध यूपीएससी में पूछा जाता है, तो मोटे तौर पर 2 वर्ग मान सकते हैं। एक प्रकार के निबंध को बोलते हैं मूर्त निबंध, यानी कि कंक्रीट एसेज, और दूसरा इसका विपरीत है, उसको बोलते हैं अमूर्त निबंध, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट एसेज। ठीक, तो आपके सामने एक चुनौती आ गई कि मूर्त क्या होता है और अमूर्त क्या होता है, ये तो पता ही नहीं है। अच्छा, कितने लोगों को एकदम स्पष्ट रूप से पता है इन दोनों में क्या अंतर होता है? मैं पूछूंगा नहीं आपसे, आप पूरे आत्मविश्वास से हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि नहीं पूछूंगा, ताकि आप खुश होकर हाथ खड़ा कर लें। नहीं पूछे जाने की गारंटी में 20 लोगों को पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और आप में से अगर कोई शौकिया बताना चाहे कि हाँ मैं बता भी सकता हूँ या बता सकती हूँ, तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, मैं केवल चॉइस दे रहा हूँ। अगर आप में से किसी को शौक हो कि प्रसिद्ध होने का सही मौका है, हाँ बताइए। नहीं नहीं, अच्छा बताओ ना, क्षमा मत बताओ। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। और अमूर्त? हाँ, महसूस नहीं बोलेंगे उसको, उसका थोड़ा शब्द चेंज हो जाएगा। सिंपल है। आपके पास ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं? और चश्मे वालों के पास 5 ही हैं। जैसे मेरे पास 6 थोड़ा ना है। कई लोग सोचते हैं, जैसे मैंने एक बार 5 बोला, एक बच्चा फिलोसफी पढ़ा रहा था कि 5 ज्ञानेंद्रियां, तो उसने कहा सर आपके तो 6 हैं।
तो मैंने कहा नहीं बेटा 5 ही हैं, उनमें से एक इंद्रिय को थोड़ा सा पावरफुल बनाने के लिए डिवाइस इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नॉर्मली बिहेव कर सके, इतना ही मामला है। इसका मतलब ये नहीं किसी कान में मशीन लगे तो 7 हो गई उसकी, ऐसा तो नहीं होता है। ये सब भी करना है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जानते हैं 5 कौन कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो आपको प्राप्त होता है, जो कुछ भी प्राप्त है वो मूर्त है। बड़ा सिंपल है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको जिस भी विषय का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से मिल सकता है, किसी एक से ज्यादा से कंबाइंड जैसे मिले, उसको बोलेंगे कि मूर्त विषय है, ठीक है। जैसे गाय, तो गाय सोचने की वस्तु है या देखने की वस्तु भी है? देखने की वस्तु भी है। तो क्योंकि आपने गाय को देखा है तो आपकी आंख एक्टिव हो गई, तो आंख का इस्तेमाल किया गाय को समझने में। फिर आपने गाय को छू के देखा, आपने छुआ, उसने पूंछ हिलाई बहुत प्यार से, आपको छूने का एहसास भी हो गया। फिर इतने में गाय ने कुछ आवाज़ निकाली, आपके कान एक्टिव हो गए, आपने उसकी आवाज़ भी सुन ली, 3 इंद्रियां हो गई। फिर मान लीजिए गाय थोड़ा भी नदी में नहा के आई है तो सुगंध भी आ रही है, कान नाक भी एक्टिव हो गया, सुगंध भी आ रही। 5वीं इंद्रिय कौन सी बची? जीभ, उसका इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है। मतलब चाहे तो कर सकते हैं, आपने चाट के देखा कि गाय का स्वाद कैसा है, हो सकता है। फिर जो उसके ऊपर गोबर वोबर लगा हुआ था वो आपने, फिर आपने कहा नहीं अच्छा नहीं, मतलब कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 3 से 4 इंद्रियों से गाय का पूरा एहसास हो जाता है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त कोई भी विषय अगर है तो मूर्त है, या ऐसा विषय जिसके मूल में ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान निहित है उसको भी मूर्त विषय मानेंगे। मोटी मोटी बात, जो आपको अपनी दुनिया में दिखता हो वो मूर्त विषय है। ऐसा विषय जिसको आप देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन सोच सकते हैं, जो केवल विचार का विषय है, तो जिस पर आप केवल विचार कर सकते हैं या केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अपने जीवन में एग्जैक्टली देख नहीं सकते या अपने इंद्रियों से जान नहीं सकते, उसको बोलते हैं अमूर्त विषय। जो शुद्ध विचार या शुद्ध कल्पना पर टिका हो, जैसे हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, ये विषय आपको अपने संसार के अनुभवों से बहुत जुड़ता हुआ लग रहा है या उससे अलग लग रहा है एकदम? अगर अलग लग रहा है तो ये अमूर्त विषय है। या जैसे हम लोग निबंध के वर्कशॉप में पहली क्लास में खेल खेलते हैं, अभी हम खेल खेलेंगे आपके साथ भी, तो मैं बच्चों का भय दूर करने के लिए कहता हूं कि आप दुनिया में सबसे मुश्किल जो विषय सोच सकते हैं सोचिए, हम उसी पर काम शुरू कर देते हैं। तो 3-4 साल पहले एक बार हुआ कि एक बच्चा, हर क्लास में 2-4 बच्चे होते ही इस तरह के, तो एक बच्चे ने कहा सर विषय है शून्य, इस पर लिखने 2000 शब्द। अब ये विषय मूर्त है कि अमूर्त है? अमूर्त है, शून्य को विषय हुआ। अब ये मत कहना कि शून्य देख सकते हैं, ये शून्य नहीं है, ये शून्य का प्रतीक है। शून्य नहीं है, ये शून्य का सिंबल है, प्रतीक है। शून्य नहीं दिखेगा आपको कभी, वो सोचना ही पड़ेगा। अगले साल का बैच हुआ, फिर मैंने बच्चों को बताया, पिछले साल के जो बच्चे थे बहुत छटे हुए थे, उन्होंने शून्य विषय दिया था, आप बताओ क्या विषय लेंगे? तो उन्होंने एक विषय लिया कुछ नहीं, इस पर लिखेंगे 2000 शब्द, दम है तो लिखवाओ। इस भाव से शुरुआत करते हैं निबंध के सत्र की। फिर पिछले साल का बैच हुआ, मैंने कहा देखो एक बैच में हुआ था शून्य, एक में हुआ था कुछ नहीं, अब आप बताओ कुछ नहीं तो हो ही चुका है, अब उसके बाद क्या बचता है? तो पिछले साल की पहली क्लास का टॉपिक था क्या, बस त और द नहीं हुआ अभी, बाकी लगभग सारे विषय हो चुके हैं। अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि ऐसे विषय पर 1000-2000 शब्द लिखने हो तो इसको आप मूर्त कैटेगरी में रखेंगे, अमूर्त में रखेंगे? अमूर्त में रखेंगे, क्योंकि इसमें आपको आप सोच सकते हैं क्या, लेकिन क्या देखा तो कभी नहीं। आप कहेंगे मैं जा रहा था सामने से क्या आ रहा था, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो क्या दिखता नहीं कभी, कुछ नहीं कभी नहीं दिखता है, केवल सोचना पड़ता है।
इन विषयों पर लेखन जो है उसको बोलेंगे अमूर्त लेखन। और यूपीएससी ने पिछले कुछ समय में क्या किया अब आप थोड़ा समझ पाएंगे।